इस नीम गर्म कमरे से बाहर रात यकीन बर्फ में दबी हुई थी और इस तारीकी में मेरे साथी मेरे आसपास पहुंच चुके थे। शुमाली इलाकों की बर्फ पोश चोटियों का फसूं नजर नहीं आ रहा था मगर मौजूद था। घड़ी की सुइयां आगे सिरक रही थी और रगों में खून की गर्दिश बढ़ रही थी। मुझे इस यह बस्ता तय खाने का ख्याल आया जहाँ ये लोग मुझे आज सुबह पहुँचाने का इरादा रखते थे। इसके साथ अनवार गुल की सूरत भी निगाहों में घूम गई। पता नहीं वो इस बर्फीली कब्र में जिंदा था या तख्ते पर झूल चुका था। इस कमरे के अंदर रात दिन का कोई एहसास नहीं था, लेकिन फिर भी घड़ी की सुइयों ने बताया कि फैसले का वक्त आ गया। 6 बजने में 2 मिनट बाकी थे जब मैंने खिड़की से बाहर खड़े होकर पहरेदार को आवाज़ देकर करीब बुलाया और उसे कुछ खबर नहीं थी कि यह कुर्बत उसे कितनी महंगी पड़ेगी। यूं ही वो मेरे बाजू की पूरी लंबाई तक पहुंचा। मैंने तेज़ी से अपना हाथ खिड़की की आहनी ग्रिल में से गुजारा और इसका गिरबान थाम कर इतनी ज़ोर से अपनी तरफ खींचा कि इसकी पेशानी ग्रिल से टकराई और एक गहरा घाव नजर आ गया। दूसरी ज़रब ने इसे मुर्दा छिपकली की तरह होशो हवास से बेगाना कर दिया। मुझे पता था कि इसकी जैकेट की जेब में कमरे की चाबी है। मैंने फुर्ती से चाबी निकाली और अंदर से दरवाज़ा खोल लिया। इस काम में मुझे मुश्किल 5 सेकंड लगे थे। बाहर आते ही मैंने इसकी 222 राइफल पकड़ी, इसका सेफ्टी कैच हटाया और एक सतून की ओट लेकर खड़ा हो गया। मुझे यकीन था कि आवाज़ें सुनकर कुछ लोग इस तरफ आएंगे, मगर गैर मुतवक्के तौर पर ऐसा नहीं हुआ। चंद सेकंड इंतजार करने के बाद मैं जीनों की तरफ लपका। मुझे मालूम था कि यावर खान का कमरा कहाँ है। सबसे पहले मैं उसी की मिजाज पुरसी करना चाह रहा था। इसके कमरे का दरवाज़ा प्लाईवुड का था। मुझे इसकी ताकत का अंदाजा हो गया। चंद कदम भाग कर मैंने दरवाजे को कंधे की जोरदार टक्कर लगाई। अंदरूनी चटखनियाँ टूट गई और मैं नीम रोशन कमरे में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल था कि यावर खान यहाँ अकेला होगा, मगर बिस्तर में कोई इसके साथ मौजूद था और वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। वो वही मस्टंडी औरत थी जिसका नाम शारिबा अकरम था। वो कतन डॉक्टर जैसी मुकद्दस पेशे की आहल नहीं थी। गोरा चिट्टा कड़ियल यावर खान मुझे देखकर सख्ते में रह गया। इसने चादर अपने ऊपर खींच ली। क्या ख्याल है यावर, तुम्हारे सामने मुर्दार चैंपियन है या जिंदा? मैंने आतशी लहजे में कहा। यकीनन मेरे तेवरों ने से दहशत ज़दा कर दिया था। मेरे हाथ में 222 देखते हुए इसने तेजी से करवट ली और अपना हाथ साइड टेबल पर रखे माउजर तक पहुंचाना चाहा। रुको, मैं चिल्लाया और साथ ही लबलबी दबा दी। पहली गोली इसके पहलू में लगी, दूसरी जबड़े से गुजरकर सर में उतर गई। दिमागों ने दरो दीवार को थर्रा दिया था। वो बरना हालत में पट से क्लीन पर गिरा। इसके सीने में एक नाग का टैटू नजर आ रहा था। वो खुद भी एक नाग ही था जिसने इस इमारत में अनीला आगा को बार बार डसा था। अब वो ईरानी कालीन पर चित पड़ा हुआ था। इसका मुंह खुला हुआ और आंखें वहशतनाक मंजर पेश कर रही थी। शारिबा अकरम ने गालिबन यही समझा कि मैं गफलत में हूँ। वो बिस्तर से निकलकर उठ भागी। वो अपनी नाइटी पहनने की कोशिश कर रही थी जो अभी तक इसके गले तक पहुंची थी। बाकी जिस्म मरिया था। मौत का खौफ बड़े बड़ों का पित्ता पानी कर देता है। वो कमरे से निकली और इसी हालत में इस तवील गैलरी में भागती चली गई जो इस हाल के अंदर चारों दीवारों के साथ मौजूद थी। मैं राइफल बदस्त इसके पीछे लपका। रुक जाओ शारिबा, मैं घर जा। वो एक अहम किरदार थी। मैं चाहता था कि वो मेरी गिरफ्त में आ जाए और मैं इसके सर पर राइफल का बैरल रखकर जादूरामे और चावला के कमाशों से खुद को दूर रख सकूँ, मगर वो नहीं रुकी। इसके यूं भागने का मंजर मैं कभी फरामोश ना कर सकूंगा। अपने कदरे ढलके हुए अरियां जिस्म के साथ वो अंधाधुंध भागती हुई इंतहाई मुज़हका और इबरतनाक लग रही थी। नीचे हाल में मौजूद कारिंदों ने इसे इस नाजुक हालत में देखा और चंद सानियों के लिए साकित और जामिद रह गए। वो सीढ़ियों तक पहुंची तो शोमई किस्मत इसकी लड़कती हुई गुलाबी नाइटी इसके पाँव में उलझी और वो चिल्लाती हुई सर के बाल नीचे की तरफ गिर गई। मैंने इसे एक चकोर सतून के कोने से टकराते हुए देखा, जैसा कि बाद में पता चला कि इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। फर्श पर इसका बरहना जिस्म बेतरतीबी का मंजर पेश कर रहा था। मुसल्लह कारिंदे जैसे होश में आकर मेरी तरफ लपके। मैंने एक की टांग और दूसरे के पेट में गोली मारी। बाएं तरफ से तहखाने का निगरां कबूला तोप के गोले के मानद मुझसे टकराया। मैं पहलू के बल गैलरी के जंगले से टकराया। ये सादम इतना शदीद था कि जो 222 मैंने थाम रखी थी इसका मैगजीन जुदा होकर नीचे हाल में गिरा। एक लम्हा ज़ाया के बगैर मैंने राइफल का आहनी दस्ता कबूला के मुंह पर रसीद किया और दूसरे कारिंदे को जो राइफल सौंत रहा था कंधे की धकेल से गैलरी से नीचे गिरा दिया। 8-10 सेकंड तक मेरे और 3-4 कारिंदों के दरमियान जोर का रन पड़ा। इनका वास्ता किसी आम बंदे से नहीं पड़ा था और यह हकीकत वो भी अच्छी तरह जानते थे। यही वजह थी कि उनकी आंखें हल्कों से बाहर आ रही थी। यही वो वक्त था जब मैंने हाल कमरे से बाहर फायरिंग की तरतराहट की आवाज़ सुनी। मेरे सरापा में जोश की लहर दौड़ गई। वो अंदर घुस चुके थे। एक उसीले कारिंदे ने राइफल को लठ की तरह इस्तेमाल करते हुए मेरे सर को निशाना बनाया। मैंने झुककर इसका वार बचाया और इसके साथ ही फर्श पर तेजदार चाकू उठा लिया जो किसी कारिंदे के हाथ से चंद लम्हे पहले गिरा था। एक कारिंदे को घायल करता हुआ मैं सीढ़ियों की जानिब आया और तब मुझे वो सुनहरी मौका मिल गया जिसकी तलाश थी। एक कमरे के अंदर से चावला भाई घबराया हुआ बरामद हुआ और सीधा मेरी गिरफ्त में आ गया। मैंने इसे दबोच कर लंबे फल का तेजदार चाकू इसकी शहर पर रखकर पीठ दीवार से लगा दी। खबरदार जो आगे बढ़ा। मेरी आवाज़ हाल में गूंज गई। 2 राइफलें मेरी तरफ उठी कि उठी रह गई। तब मैंने बावर्दी और सादा पोश एहलकारों को हाल कमरे में घुसते देखा।
सादा पोश में इमरान भी शामिल था। इसके हाथ में राइफल थी। जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि ये सरकारी नहीं थी, बल्कि इमरान ने एक गेट कीपर से छीनी थी। ये ताकतवर कलेशनकोव थी और यही थी जो कार्रवाई के आगाज में छापा मार पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। हैंड्स अप की आवाज़ों से हाल गूंज उठा। तभी शफाक चावला ने गैर मुतवक्की हरकत की। वो बड़ी तेजी और ताकत के साथ पीछे की तरफ गया। मैं अकब में था। मेरा सर बड़ी शिद्दत से दीवार से टकराया। आंखों में तारे नाचे। चावला ने मौका गनीमत जानकर अपनी लंबी कमीज के नीचे से पिस्टल निकाल लिया, लेकिन इसे चलाने की हसरत इसके दिल में रह गई। मैंने 9 इंच के लंबे चाकू नुमा हंजर से इसकी शारा काट डाली। खून फवारे की तरह निकला और पिचकारियां नीचे हाल तक गई। ये एक जोरदार हंगामा और कामयाब छापा था, लेकिन इसमें एक नाकामी यही थी कि जादूराम में फरार हो चुका था। इसे इमारत के चप्पे चप्पे में देखा गया, यहाँ तक कि मैं, इमरान, इंस्पेक्टर जुबैर और इंस्पेक्टर वहीद बर्फाब तहखाने में भी घुसे, मगर वो कहीं नहीं था। ना ही वो परी चेहरा थी जिसकी दिलकशी ने 2-3 माह में ही इसे यूं जुल्फों का असीर किया था कि वो उसके तूफानी इश्क में गिरफ्तार हो गया था। तहखाने में हमें सिर्फ एक बेहिस्सो हरकत जिस्म मिला, सर्दी में अकड़ा हुआ और बदतरीन नमूनिया का शिकार। वो ज़मीर का कैदी अनवार गुल था। मैंने नीचे बैठकर इसका सर गोद में लिया और इसका सर चूमा। 2-3 एम्बुलेंसेस पहले ही से इमारत के बाहर मौजूद थी। अनवार गुल को फौरन अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया गया। पुलिस एहलकार काल कोठरी और फांसी घाट देखकर हैरान हो रहे थे। इस कामयाब कार्रवाई ने सनसनी फैला दी। अंडरवर्ल्ड के जराइम पेशा चावला की मौत मीडिया पर बहुत हाईलाइट हुई। करोड़ों की जाली और ममनूआ अद्वियात इस वसी गोदाम से पकड़ी गई। इनमें नमूनिया और छाती के इन्फेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी थी। और बात सिर्फ एक फैक्ट्री और गोदाम तक महदूद नहीं रही। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस नेटवर्क से मुंसलिक और भी कई छोटे छोटे चावले दर लिए गए, कुछ जेर जमीन चले गए। इस कार्रवाई में चावला, यावर खान और शारबा अकरम के अलावा करीबन 6 अफराद हलाक हुए थे और कई जख्मी हालत में पकड़े गए थे। जख्मी हालत में पकड़े जाने वालों में हैबत नाक तहखाने का निगरान मकबूल उर्फ कबूला भी था। इमरान इसे देखते ही पहचान गया। ये हबीस इन जाली पुलिस एहलकारों में भी शामिल था जिन्होंने शुरू में जलो पार्क से माहीन और इमरान को उठाने की कोशिश की और नतीजे में एक नाके पर एक संगीन हादसा रोनवा हो गया। डिलीवरी बॉय का रूप धारने वाला कारिंदा भी जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया था। इस सारी कार्रवाई में इमरान का किरदार बहुत अहम था, मगर ये इसकी आला ज़र्फी और मस्त हाली थी कि इसने एक बार भी क्रेडिट नहीं लिया। जिस तरह उस रूदात के एक सानवी किरदार पीर महदूम की हलाकत का क्रेडिट राना साहब के भतीजे वहीद गोंदल को दे दिया गया, इस तरह यह कार्रवाई भी मुकम्मल तौर पर इंस्पेक्टर वहीद गोंदल और इंस्पेक्टर जुबैर के खाते में डाल दी गई। कुछ क्रेडिट करार वाक़ई तौर पर SSP जमशेद साहब और एक एबटाबादी ऑफिसर रेहान शाह अब्बासी को मिला। यह महकमाना मजबूरियाँ शायद आम कारीन के लिए दिलचस्पी की हामिल ना हो। मेरा ध्यान बार बार उस अहम किरदार जादू रामे की तरफ जाता था, वो जिसके हाथ बेशुमार लोगों के खून से रंगे हुए थे। शायद इन मकरू हाथों पर लहू का रंग कुछ और भी गहरा हो जाता अगर हम बर वक्त कार्रवाई कर न पाते और एक्सपायर्ड इंजेक्शन की बहुत बड़ी खेप को इस्तेमाल होने से रोक न लेते। वो कहाँ गया था कुछ पता नहीं चल रहा था। कार्रवाई को अब 4 रोज होने को आए थे। मैं और इमरान एबटाबाद ही के एक होटल में मौजूद थे और तलाश की कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। जमशेद साहब से हमारा मुसलसल रब्ता था। इमरान बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ठिगना बास्टर्ड अपनी दिलरुबा के साथ कबायली इलाके की तरफ निकल गया हो। नहीं इमरान, इंस्पेक्टर जुबैर ने जवाब दिया, इन रास्तों पर सख्त नाकाबंदी है। मैंने कहा, यह बात तो तय है कि वो सिल्वर रंग की होंडा गाड़ी पर निकला है। वो गाड़ी अभी तक नहीं मिली। इमरान बोला, कितना ही अच्छा हो कि इस गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हुआ हो। इस एक्सीडेंट की वजह से रामे की नाबीना महबूबा की बिनाई लौट आई हो। बिनाई लौटते ही इसने खौफजदा होकर रामे के जबड़े पर थप्पड़ दे मारा हो और अलल अमा पुकारती भाग गई हो। बाद आज़ां दिल बर्दाश्ता होकर रामे ने परमात्मा हत्या कर ली हो। परमात्मा हत्या नहीं, आत्मा हत्या होता है। मैंने तस्हीह की। अभी हम बात कर रहे थे कि जुबैर के फ़ोन पर अहम कॉल मसूल है। वो उठ खड़ा हुआ और इस्बाती अंदाज में सार हिलाता रहा। इसके चेहरे का रंग बदल गया। कॉल खत्म होते ही वो जोशीले लहजे में, इमरान भाई आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, अभी रामे की कार का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ, कब? मैं और इमरान एक साथ बोले, हरिपुर से कुछ फासले पर एक रोकड़ी नाम के गांव के पास। कार सामने से पीछे गई है, लेकिन ये सिल्वर होंडा नहीं है, ग्रे मेहरान है जो किसी से छीनी गई है। जादू रामे को तो मकामी पुलिस ने पहचान लिया है और पकड़ लिया है। इसके साथ ही नाबीना चांदनी जांबर नहीं हो सकी। मैं और इमरान फौरन उठ खड़े हुए। हमें अब हरिपुर जाना था। जादू राम में अपनी कोताही कामती और हसूसी शक्ल सूरत के सबब एक्सीडेंट से पहले पहचान लिया गया था। वो किसी महफूज पनागा तक भागा जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल सवार एहलकार इसके पीछे लग गए। तेज रफ्तारी से भगाते हुए इसने गाड़ी एक दरख्त से टकरा दी। चांदनी मौके पर हिलाक नहीं हुई। इसे जाए हादसा पर तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की गई। फिर हरिपुर रवाना किया गया, लेकिन वो रास्ते में जांबर ना हो सकी। शाकिर उर्फ जादू राम में का एक बाजू टूटा था और सर पर चोटें आई थी। सर की चोटों के सबब वो उल फुल बोल रहा था। इसे अस्पताल के बेड पर देखकर इमरान ने कहा, चाचू जी लगता है कि जिस्मानी चोट से ज्यादा इसे रूहानी चित्रोल की तकलीफ है। इसकी चांदनी छिन गई है, बड़ी बात नहीं कि इसके दुख से मर जाए। मकाम इबरत था। बेशुमार काले धन का मालिक जो
5-6 रोज पहले अपनी नौखेज महबूबा पर लाखों डॉलर लुटा रहा था, अब हरीपुर के एक छोटे से अस्पताल में हथकड़ी से जकड़ा पड़ा था और जिस्मानी और रूहानी कर्ब से माहिए बेआब की तरह भड़क रहा था। सर और पेशानी की चोटों ने इसकी बदनुमाई के लिए सोने पर सुहागे का काम कर डाला था। एक डॉक्टर ने बताया कि वो हिजानी कैफियत में बार बार किसी चांदनी का नाम लेता रहा है। चांदनी के बारे में हमें इतना मालूम हुआ कि वो लाहौर के किसी लोअर मिडिल घराने से ताल्लुक रखती है। वो सरेरा शाकिर उर्फ जादू रामे की नजरों में आई, फिर यूं हुआ कि जादू पर जादू चल गया। वो कुछ इस अंदाज से इस पर फरेफ्ता हुआ कि बहुत कुछ लुटाने को तैयार होगा। चंद ही हफ्तों में चांदनी के बहन भाई और उसके सौतेले वालिद की जिंदगी बदल गई। इसके साथ ही चांदनी की जिंदगी भी बदल गई और फिर इतनी बदली कि वो कब्रिस्तान में चली गई। मुबैना तौर पर वो खुद भी किसी हद तक आराम और साइश की ज़िंदगी चाहती थी। जैसा कि मैंने बताया है, मकबूल उर्फ कबूला पुलिस कस्टडी में था और इससे लगातार तफ्तीश हो रही थी। इस हवाले से एक नुक्ता मुझे मुसलसल उलझन में डाल रहा था। जो टाइम गुजर रहा था, ये नुक्ता मेरे लिए काबिल गौर होता गया। कबूला ने करीबन हर बात कबूल कर रही थी। इसने यह भी तस्लीम कर लिया था कि जलो पार्क में इसने धुंध आलूदा शाम में माहीन और इमरान को उठाने की कोशिश करने वालों में वो शामिल था, और यह भी माना कि जब नाके पर एक्सीडेंट हुआ तो ASI सलीम को धक्का भी उसी ने दिया था। डॉक्टर माजिद और मकसूद से अपने ग्रोह का ताल्लुक भी इसने कबूल कर लिया था, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं माना कि मकसूद को फुटेज छुपाने और डॉक्टर माजिद को गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए ग्रोह के लोगों ने कहा था। वो ये भी बताने से कासिर था कि मकसूद और डॉक्टर माजिद से मिलने वाला क्राइम रिपोर्टर अदनान रफ़ी अचानक कहाँ गायब हो चुका है। बाकी गिरफ्तार अफराद भी कबूले की तायद करते नजर आ रहे थे। जादू रामे को हरीपुर से लाहौर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हम भी लाहौर को वापस आ गए। लाहौर जहाँ सर्दी तो थी मगर हड्डियों में गूदा जमाने वाली नहीं। जनवरी की शाम में गुलाबी और दिल आ गए थी। बागीचों में गुल दाऊदी के रंग बिखरे हुए थे। एक ऐसी ही शाम को मैं इजी चेयर पर सरवत की तस्वीर के सामने बैठा था। बहुत अरसे बाद लग रहा था कि सरवत की तस्वीर देखते हुए मेरे दिलो दिमाग पर एक जो बोझ सा पड़ जाता था वो अब हट गया है। करीबी गली में बच्चों की चहकारें गूंज रही थी। वीकेंड की शाम थी। ऐसी शामों में ये चहकारें और भी सुरीली हो जाती हैं। मैंने सोचा इन अनगिनत गलियों में ऐसी भी बेशुमार चहकारें गूंज रही होंगी। खुदा करे कि ऐसी चहकारों को कभी किसी रामे जैसी की नजर न लगे। मैंने अपनी बिछड़ी साथी की तस्वीर की तरफ देखा। लगा जैसे इन लम्हों में वो भी यही सोच रही है। एक आहट पर मैं चौंका। दरवाजे की तरफ देखा। माहीन मुझसे मिलने चली आई थी। वो हमारे पल पल से बाहर रही थी। अपने YouTube चैनल पर इसने दही इलाकों में जाली अद्वियात के इस मकरू धंधे के खिलाफ बाकायदा मुहिम चला दी थी। वो खुश नजर आ रही थी। हशाम के साथ इसकी माफी तलाफी भी हो चुकी थी। अब वो इससे रिश्ता बरकरार रखने के लिए भी तैयार हो गई थी। ताहम इमरान के लिए इसके दिल में जो उनसियत का खास जज्बा था वो अपनी जगह मौजूद था। इसने कहा, अंकल ताबी, जो कुछ मैंने महसूस किया है इस सारी कार्रवाई में इमरान का किरदार अहम तरीन है, मगर पीर महदूम वाले वाक़े की तरह यह क्रेडिट भी राना साहब के बांजे की झोली में डाल दिया गया है। इन बातों को तुम नहीं समझोगी माहीन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इमरान ने क्या पाया है इसमें? मैं मुस्कुराया। कम से कम इतना तो होगा कि इस पर जो केस बने हुए हैं वो जल्द इंजाम को पहुंच जाएंगे। ये नाइंसाफी है अंकल। फिर जैसे एकदम उसे कुछ याद आया। हस्बे आदत अपने बालों को कानों के पीछे उड़कर बोली, वो जो घड़ी वाली बात मैंने सुनी है वो वाकई ही दुरुस्त है। मेरा मतलब है इमरान ने अपने वालिद की कोई पुरानी घड़ी आपको निशानी के तौर पर दी है, फिर इस घड़ी की वजह से? हाँ माहीन, मैंने जेब से वो घड़ी निकालकर उसे दिखाई। वो बड़े इश्तियाक से इसका मुआयना करने लगी। मेरी तरह इसने भी घड़ी को सूंघा, जैसे इमरान दानिश की खुशबू लेने की कोशिश की हो। मेरे तासुरात देखकर जरा चौंकी। अंकल साहब, ये वाकई इमरान दानिश साहब की घड़ी है ना? मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं माहीन, ये इमरान की होशियारियों में से एक होशियारी है। ये इसने नदीम टाउन में अपने एक दोस्त से 600 रुपये में हासिल की थी, मगर 600 की इस घड़ी में इसने कोई 2 लाख रुपए का डिवाइस इंस्टॉल करवाया और खतरा बांधते हुए मेरी कलाई पर बांध दी। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोली, अंकल ताबिश, इमरान गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। काश हम इसकी वो कदर कर सकते हैं जिसका वो हकदार है। मगर अंकल, इस डिवाइस के लिए इतना रुपया इमरान के पास कहाँ से आया? इसका दोस्त हकमजीत सिंह जो कारोबारी है लाहौर में ही है, रुपये का इंतजाम उसने किया था। मैं इसे कैसे बताता कि वो खुद भी करोड़पति है? ऐसी एक नहीं 100 घड़ियां भी तैयार करवा सकता है। इसी दौरान में सूटेड बूटेड हशाम भी वहाँ आदम का वो साय की तरह माहीन के साथ लगा रहता। मेरी मालूमात के मुताबिक वो अपने वालिद साहब को भी फिर से अपने और माहीन के रिश्ते पर आमादा कर चुका था। सब कुछ ठीक ठाक था, मगर पता नहीं मुझे कभी क्यों लगता था कि माहीन के अंदर हशाम के हवाले से वो पहला सा जोश व खरोश नहीं है। किसी वक्त वो शाम के हवाले से किसी दोराहे पर खड़ी नजर आती थी। बाहर तो एक भाव था जिसमें वो बहती चली जा रही थी और इसकी शादी की तैयारी आखिरी मराहल में थी। एक दिन पहले मुझे माहीन की बड़ी बहन शाहीन का फोन आया। वो भी कभी कभी उलझन का शिकार नजर आती थी। इसने कहा, थाबिश साहब, किसी वक्त मुझे डर लगने लग जाता है कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद हशाम बिल्कुल बदल जाए। माही ने एक्सीडेंट की जिम्मेदारी खुद कबूल करके एक बड़ी जिसारत की। पता नहीं हशाम ने इसकी ये जिसारत दिल से माफ की या नहीं। मैंने इसे तसल्ली दी और दूर दराज के अंदेशों को दिल में जगह ना देने का कहा, मगर सच यही था कि मेरा अपना दिल भी मुतमिन नहीं था। वो शाम कुछ देर से आई, मगर ऐसी आई जिसने हम पर बहुत कुछ आश्कार कर दी। माहीन की शादी से सिर्फ 5-6 रोज पहले की बात है। हमारे SSP रफाकत राना साहब, जो किसी को हाथर में नहीं लाते थे, अब इमरान की वजह से कुछ नरम पड़े हुए थे। इनके बांजे वहीद को दोहरा क्रेडिट मिल गया था, तारीफी इसनाद मिली थी और प्रमोशन की तवक्को थी। उन्होंने मुझे और इमरान को गुजरावाला में खाने पर बुलाया और अल मशहूर चिड़ा वगैरह से हमारी तवाज़ुन की।
के बाद मैं अपने दोस्त से मिलने करीबी शहर गुजरात चला गया। इमरान भी मेरे साथ था। गुजरात से हम 12 बजे के करीब वापस हुए। गुजरात की एक ज़ेर तामीर सड़क पर ट्रैफिक जाम था। हम एक दूसरी बड़ी सड़क पर हो लिए, मगर यहाँ भी वही सूरत हाल थी। यकायक खड़ी गाड़ी में से एक शॉपिंग मॉल का मंजर देखकर मैं बुरी तरह चौंक गया। एक बड़े रेस्टोरेंट की जगमगाती खिड़की में मुझे 2 अफराद नजर आए। वो एक मेज़ पर कुछ खा रहे थे और बेतकल्फी से बात कर रहे थे। इनमें से एक माहिन का मंगेतर हशाम और दूसरा गुमशुदा क्राइम रिपोर्टर अदनान रफीक था। दोनों के चेहरे तमतमाए हुए थे, जैसे हल्के से नशे में हो। मेरे दिमाग में फुलझड़ी से छूटी और इसकी रोशनी में चंद सेकंड में बहुत कुछ आया हो गया। वो गुत्थी तकरीबन सुलझ गई जो मुझे मुसलसल उलझन में डाले हुए थे। फुटेज को गायब करवाने वाले मकसूद और गलत रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर माजिद से रब्ता क्राइम रिपोर्टर अदनान रफीक ने किया था और उसकी बागें हिलाने वाला खुद हशाम था, जिसने इमरान को ASI का कातिल साबित करने और फंसाने की अपनी पूरी कोशिश की थी। इमरान भी ये मंजर देख चुका था। इसने भी क्राइम रिपोर्टर अदनान की बहुत सी तस्वीरें देख ली थी। हम हैरान नजरों से एक दूसरे को तकते रहे। हमने ट्रैफिक जाम में से एक करीबी पुलिस स्टेशन फोन किया और अपना तारुफ कराकर फौरन एक पुलिस मोबाइल बुला ली। मेरा इरादा था कि जब खाने के बाद हशाम और अदनान रफ़ी अलग-अलग हो जाए तो अदनान को तहवील में ले लिया जाए। गाड़ी में बैठे बैठे मेरे और इमरान के दरमियान तवील बहस हुई। मैं हशाम और अदनान के ताल्लुक को पूरी तरह साबित करना चाहता था, मगर इमरान राजी नहीं था। चाचू, बात तो सारी हमारी समझ में आ गई है ना, जो हो गया हो गया। हशाम ने जो किया बुरा किया, मगर इससे कम से कम ये तो साबित हो जाता है कि वो माहिन को बहुत चाहता है। लेकिन मेरा ख्याल मुख्तलिफ है। वो माहिन को नहीं, अपनी जिद को चाहता है। इसका किरदार वाजे होने के बाद अब हम चुप रहे तो मतलब है कि हम माहिन की जिंदगी खराब होने का खतरा मोल लेंगे। माहिन की जिंदगी तो यूं भी डिस्टर्ब होगी। एक बार फिर सारा मामला उछलेगा, खबरों में आएगा, पूछा जाएगा कि हशाम क्यों मेरे इस कदर खिलाफ था वगैरह वगैरह। और मैं आपको बता दूं कि ये तगड़े लोग भी हैं। हो सकता है कि आप अदनान रफ़ी को गिरफ्तार करके भी कुछ साबित ना कर पाए। ये बात की बात है इमरान। और तुम्हारी पहली बात का जवाब ये है कि सच की कीमत अदा करना पड़ती है, और माहिन पहले भी ये कीमत अदा करने से नहीं डरी। चलिए फर्ज करें आपने हशाम और अदनान रफ़ी का गठजोड़ साबित कर भी लिया, नतीजे में हशाम और माहिन की शादी रुक भी गई, तो क्या होगा? क्या आपका ख्याल है कि वो आपके इस नाकार भतीजे की मनकूहा बन जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा चाचू, वो मुझे इस नज़र से देखती ही नहीं। चलो ना देखे, मगर ये तो होगा वो किसी की जिद और इंतकाम की भीड़ नहीं चढ़ेगी। तुम पुरानी सोशल फिल्मों के हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, कुर्बानी इशार वगैरह की तारीख रकम करने के चक्कर में हो, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। फिर चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, चलो इस अदनान रफ़ी को पकड़ने या ना पकड़ने के बारे में बाद में सोचा जा सकता है, लेकिन कम से कम माहिन और इसकी बड़ी बहन शाहीन को तो ये सब कुछ जरूर बताने जा रहा हूँ। इस काम के लिए देर नहीं होगी चाचू। 6 दिन बाद तो अच्छे काम के लिए कभी देर नहीं होती। मैंने इसकी बात काटी। हमारे दरमियान काफ़ी बहस हुई। वो कायल तो नहीं हुआ, मगर गुमसुम जरूर होगा। मैंने अदनान रफ़ी को पकड़वाया नहीं, ताहम वो जिस सुजुकी कार में रेस्टोरेंट पहुंचा था इसका नंबर वगैरह नोट करवा लिया। लाहौर पहुंचकर अगले सुबह मैंने सबसे पहला काम यह किया कि शाहीन को फ़ोन किया और इसे तमाम सूरत हाल बताकर मामला इस पर छोड़ दिया। ये सब कुछ शाहीन के लिए भी बहुत हैरानकुन था। इसी रात 10 बजे के लगभग मुझे शाहीन के जरिए ही फ़ोन पर इत्तला मिली कि दोनों फैमिलीज़ के दरमियान सख्त इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं। हशाम के वालिद वहाब और माहिन के तुंद मिजाज चचा साकिब के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई है और नौबत हाथापाई तक पहुँचते रह गई है। शुगर लेवल बहुत गिर जाने की वजह से हशाम के वालिद वहाब कादिर को कई घंटे अस्पताल गुजारना पड़े। शाहीन की इत्तला के मुताबिक शादी मुलतवी कर दी गई, ताहम जो कुछ वो बता रही थी इससे आया था कि शादी सिर्फ मुलतवी नहीं हुई बल्कि खत्म हो गई है। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस मौके पर गवाही देने लगा कि कुदरत इमरान के गैर मामूली मोहब्बत को पजीराई बख्श रही है और इसके लिए कुछ नए इम्कान जाहिर हो रहे हैं, मगर एक मनफी इम्कान ये भी था कि वो यहाँ से जाना चाहेगा। इस रुदात के आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा कि बदशक्ल बदहसलत जादूरामे का अंजाम क्यों और कैसे हुआ था। वो अस्पताल में था और 95% तक होश हवास खो बैठा था। इसकी इस हालत का असर सबब चांदनी की हादसाती मौत ही थी। अगर वो बरूबे सेहत भी हो जाता तो फांसी का फंदा उसके इंतजार में था। दर हकीकत चांदनी की मौत इन्हीं जाली अद्वियात की वजह से हुई जो जादूरामे का ग्रोह मज़ाफ़ाती इलाकों में फैलाता था, लेकिन ये मौत जाली दवा के खाने से नहीं हुई, जाली दवा के खौफ से हुई। ये वाक़या इबरतनाक है। जादू और चांदनी की कार का हादसा एक दही इलाके में हुआ। हादसे के बाद चांदनी शदीद जख्मी हुई। इसको अंदरूनी किस्म की चोटें आई। सर और रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से इसका बॉडी सिस्टम में कुछ ऐसा तगय्युर पैदा हुआ कि इसका ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ता चला गया। इसे नाजुक हालत में पास ही वाक़े दही डिस्पेंसरी में ले जाया गया। वहाँ MBBS डॉक्टर था। इसका ब्लड प्रेशर देखकर दंग रह गया। इस ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक हो जाता था या दिमाग नस फट जाती है। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर गिराने के लिए चांदी को दवाई खिलाना चाहिए। जादूरामे ने ऐसा नहीं करने दिया, ना ही इसने डॉक्टर को कोई इंजेक्शन लगाने दिया। बस वो यही चिल्लाता रहा, इसको शहर पहुँचा दो, इसको हरिपुर पहुँचा दो, यहाँ इसको कोई दवा नहीं देनी। हालांकि अगर चांदी पर से मौत ने हटना होता तो वो अद्वियात जाली नहीं थे। दर हकीकत शाकिर उर्फ जादूरामे का अंदरूनी हो और इसके
उसके दिल का चोर ही चांदनी की जान ले गया और वह शहर के रास्ते में ही दम तोड़ गई। कुदरत को इस हदफ तक पहुंचने से कौन रोक सकता है? वो फिरौन के घर में मूसा की परवरिश करा सकती है। जादूरामे ने भी अपनी दानिश में अपने लिए मकाफात अमल के रास्ते बंद कर दिए थे। मुबैना तौर पर किसी फकीर की बद्दुआ के बाद इसने कोई ऐसा रिश्तेदार बनने ही नहीं दिया जिसकी तकलीफ से इसको तकलीफ होती है, मगर यह रिश्ता चांदनी की सूरत में अल्लाह ने बना दिया था और आनन फानन बना दिया था। फिर इसके मरने से रामे को वो तकलीफ हुई जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। हाँ, कुदरत को और मकाफात अमल को अपने हद तक पहुंचने से कौन रोक सकता है? हर जादूरामे और चावले को ये बात समझ लेनी चाहिए, इस पर यकीन कर लेना चाहिए। जब भी कोई मासूम नदीम किसी जुल्म का निशाना बनकर अपने वालिदैन की बाहों में दम तोड़ेगा, जब भी कोई सरवत बेमौत मरेगी और जब भी कोई अनीला आगा जुर्म बेगुनाही में तख्ता दार पर झूलेगी, खुदा की लाठी जरूर हरकत में आएगी।